साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक जजमेंट आया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ब्राइब रिक्वायर्ड नहीं है पब्लिक सर्वेंट को कन्विक्ट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, जिसको लेकर आप काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। तो घबराना कैसा भाई, जजमेंट आते रहेंगे, आज नहीं तो कल जजमेंट आएगा। पर मोटी मोटी बात यह कि बगैर कोई चीज़ को आपने समझे, उसका इंटरप्रिटेशन किए बगैर, उसे कंसेप्चुअली इनलाइटन किए बगैर ये कैसे मान लिया कि जजमेंट जो है आपके खिलाफ आ गया। थोड़ा सा सब्र करा करो, चीज़ों को समझा करो। जितना हम चीज़ों को ईजी करेंगे उतना ही हम कंफर्ट में रहेंगे, और जितना ही हम कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना ही हम दुख पाएंगे। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूं बात को शुरुआत करने से पहले। अगर हम इंडियन कानून को देखें तो दो इनपुट ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो है फैक्ट्स और दूसरा है एप्लीकेबल लॉ। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूँ कि ए ने चोरी की है तो ये एक फैक्ट है, पर चोरी की है और चोरी किस चीज़ की है ये प्रूव करना पड़ेगा एविडेंस से। अगर इस बात की कोई साक्ष्य, चाहे वो कनेक्टिंग हो चाहे वो डायरेक्ट हो, प्रोसिक्यूशन के पास में नहीं है तो ए को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। सेम जो है विद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। एविडेंस यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल भी है और एविडेंस यहाँ पर डायरेक्ट भी है। तो डायरेक्ट एविडेंस अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे है, क्या क्या बिंदु देखने हैं, ये सब डिस्कस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। चूँकि ये वीडियो 7 चैप्टर्स में बनेगा तो आज मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर नंबर 1। जजमेंट की जो कॉपी है आप सबके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे संस्थान में व्हाट्सअप करके वो कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लेम कर सकते हैं। 71 पेज का जो है जजमेंट है, और जब भी आप इस अध्याय को पढ़ें या सुने तो साथ में जजमेंट जो है लेकर ज़रूर बैठें, ताकि मैं एक एक बात पर आपको खुलासा करूंगा, ताकि आपके दिल से जो है डर निकल जाएगा इस जजमेंट को लेकर। केवल और केवल समझने की बात है, केवल और केवल कंसेप्चुअली आपको एनलाइटन होना है। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जजमेंट नहीं हो तो उसको मंगवा लूँ और उसको मेरे साथ साथ जो है पढ़ते हुए चलो। मैं एक एक लाइन को पढ़ता चलूँगा और उसको समझाने का जो है प्रयास करूँगा विद एग्जाम्पल्स, ताकि आपको कंसेप्चुअली जो है कोई भी दिक्कत ज़िंदगी में ना आए। ठीक है जी, चलें आगे अपन। चलिए साथियों, जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, और जजमेंट पास किया है क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन में। अब एक बात समझनी होगी आपको कि जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसकी सुनवाई के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। अगर SLP एडमिट होती है तो ही वो अपील में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो SLP एडमिट हुआ है उसको कोर्ट ने कन्वर्ट किया है क्रिमिनल अपील में, और जुरिडिक्शन जो है अडॉप्ट किया है जिसको हम कहेंगे क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलिए, दूसरा आ गया अपना क्रिमिनल अपील नंबर। जब भी कोई क्रिमिनल अपील सुनी जाएगी तो उसका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल अपील नंबर। इस केस का नंबर क्या है? 1669 ऑफ 2009। क्लियर है? चलें आगे। जजमेंट का जो टाइटल है वो है नीरज दत्ता, ये तो हो गया अपीलांट, वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, ये हो गया रेस्पोंडेंट। ठीक है जी, और इसके साथ अदर मैटर्स को भी जो है सुना गया है जिनका डिस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट पेज पे दिया गया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, चलें आगे। चलिए, जजमेंट जो है उसका फर्स्ट ओपनिंग लाइन जो है वो है बाय ऑर्डर डेटेड 27 ऑफ अगस्त 2019, 27 अगस्त 2019 के जजमेंट या ऑर्डर के जरिए 3 बेंच ऑफ दिस कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच थी, उसने क्या किया? हैज़ रेफर्ड द क्वेश्चन ऑफ लॉ। उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है रेफर किया, फ्रेम्ड, जिसे फ्रेम किया गया, टू बी डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, जो कि एक प्रॉपर बेंच द्वारा डिसाइड किया जाना था, जो कि एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ की हो, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन था इस मैटर को लेकर। दैट इज़ हाउ दिस बैच ऑफ केसेस हैज़ बीन रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 5 जजेस बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में इंटरवेन किया और 5 न्यायाधीशों की बेंच को जो है नियुक्त किया, ताकि ये समस्त मैटर जिसमें कंट्रोवर्सीज आ रही हैं उसे संवैधानिक बेंच द्वारा जो है तय किया जा सके। ठीक है जी। फॉर इजी रेफरेंस, द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस डेटेड 27 ऑफ अगस्त 2019 इज एक्सट्रैक्टेड एज अंडर।
कोर्ट ने लिखा कि आपकी समझ के लिए या आपके इजी रेफरेंस के लिए जो ऑर्डर पास किया गया उसके एक्सट्रैक्ट जो है इस प्रकार है। ये किस ऑर्डर की बात हो रही है? जो 27 अगस्त 2019 का है, जिसको लेकर रेफरेंस हुआ है। क्लियर है? अब क्या ऑर्डर है? द प्रेजेंट रेफरेंस, वर्तमान रेफरेंस क्या है? इस कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि कंसर्न कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को, अराइजेस आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि अराइज हुआ है कंसर्निंग द ऑर्डर जिसकी डेट है 28 ऑफ फरवरी 2019, पास्ड बाय अ 2 जज बेंच ऑफ दिस कोर्ट, जो कि पास किया गया है 2 जज बेंच के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वेयर इन दे एक्सप्रेस सर्टेन डाउट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ पोजीशन ऑफ लॉ एक्सपाउंडेड, जिसमें उन्होंने सस्पिक्शन जो है जाहिर किए और ये कहा कि इस कोर्ट के द्वारा जो डिफरेंट लॉ एक्सपाउंड किए गए हैं या प्रोपाउंड किए गए हैं उसको लेकर हमें डाउट है और सही पोजीशन जो है निकल के नहीं आ रही है, तो उस पर मार्गदर्शन दें और आगे हम कैसे प्रोसीड करें ये बताएं। वो जजमेंट कौन से थे उसको भी आप नोट कर लीजिए। पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2015, वॉल्यूम 10, SCC पेज नंबर 152। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, इसको आप अंडरलाइन कर दो, ऑफ द कंप्लेनेंट। ये है आपकी दुविधा कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है परिवादी की, वो कैसे नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है जी, या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसको कहते हैं इन्फ्रेंशनल डिडक्शंस, in order to sustain a conviction under section 7 and 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act was impermissible in law। या तो परिवादी की मृत्यु हो जाए या ऐसी कोई स्थिति आए जिसके आधार पर हम कन्विक्शन ना कर पाए, तो ये स्थितियाँ इम्परमिसिबल इन लॉ होनी चाहिए। ये मत था रेफरेंस के अंदर, क्योंकि करप्शन इस देश की एक बड़ी समस्या है और कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है ये परिवादी को होस्टाइल करता है या परिवादी अपने बयान खुद चेंज करता है या कनेक्टिंग एविडेंस जो है फाइल पर नहीं आ पाती है या परिवादी ऐसी कोई साक्ष्य लेकर नहीं आ पाता कि प्राइमरी एविडेंस के बेसिस पर ही हम चीज़ों को कंक्लूड कर पाएँ, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा डिफेंस को मिल जाता है। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर प्राइमरी एविडेंस है तो ही केस में मजबूती होगी, अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस लाओ, बट सेकेंडरी एविडेंस की मजबूती उतनी नहीं होती है जितनी प्राइमरी एविडेंस की होती है। तो प्राइमरी एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस कौन है केस की? कंप्लेनेंट। अगर परिवादी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी मृत्यु हो गई या कोई ऐसी सर्कमस्टेंशियल आ गया कि जिससे केस में कोई लैकुना क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर अक्यूज को फ़ायदा ना मिल पाए, इस बारे में 2 बेंच जजेस ने जो है चिंता व्यक्त करी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। और ये यूजुअल होता है भाई, हर केस में होता है और प्रयास यही होता है अक्यूज का कि या तो परिवादी बयान पलटे या परिवादी खुद बयान चेंज कर ले या उसकी मृत्यु हो जाए ताकि मुझे जो है इस केस में फ़ायदा मिल जाए। यही है, मोटा मोटा ये बात है। हाउएवर द कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 28 ऑफ फरवरी 2019 हाईलाइटेड अ नंबर ऑफ जजमेंट, और जो जजमेंट पास किया 28 फरवरी 19 में, उसमें कई जजमेंट्स को जो है हाईलाइट किया गया। वो कौन से थे? किशन चंद मंगल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसका जजमेंट है 1982 SCC पेज 466। हजारीलाल वर्सेस स्टेट, जिसका जजमेंट है 1980 SCC पेज 390। इसके अलावा है M नरसिंगा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2001 SCC पेज 691। वेयर इन दिस कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट सस्टेन द कन्विक्शन, जिसमें प्राइमरी एविडेंस होने के बावजूद भी कोर्ट ने कन्विक्शन को सस्टेन किया। क्लियर है? तो इसका मतलब कोई नई बात तो नहीं है ना भाई, पुरानी बात है, उसको एक नया रूप दे दिया और एक फुल फ्लैश जो है इसको तय कर दिया। और क्या बात है? और इसके अलावा ऐसी स्थिति में प्रिजम्पशन को भी जो है रेस किया गया। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने की बात है। अब तो दिमाग शांत हुआ ना, चलें आगे। तो इसका मतलब जजमेंट जो ये आया है ना, ये जजमेंट ऑलरेडी थे बट ये शॉर्टर फॉर्म में थे, अब इसको एक्सपाउंड कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। ये क्लियर है? चलिए। नथिंग द डाइवर्जेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एविडेंटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रूविंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 and 13(1)(d) read with section 13(2) of the Prevention of Corruption Act, the court referred the following question of law for determination by a larger bench। और इसी पर्सपेक्टिव में हमें कन्विक्शन कैसे करना है और क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसको लेकर एक रेफरेंस किया और एक बेसिक क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया। वो क्वेश्चन क्या था
द क्वेश्चन वेदर इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दूँ कि अगर परिवादी की साक्ष्य नहीं है, मान लो परिवादी नहीं आ पाया या उसने अपने बयान चेंज कर लिए या वो हॉस्टाइल हो गया, मोटी मोटी बात है, या कोई डायरेक्ट या प्राइमरी एविडेंस नहीं है हमारे पास में रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, क्लियर है? इज इट नॉट परमिसिबल टू ड्रॉ इन्फरेंशियल डिडक्शन ऑफ कल्पेबिलिटी ऑब्लिक गिल्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 713(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बेस्ड ऑन अदर एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन, क्लियर है? तो कहने की बात ये थी कि अगर उनके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो क्या इस पर्सपेक्टिव में हम कोई एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं अगर अदर मटेरियल या एविडेंस फाइल पर है तो सिंपल सी बात तो है ना। तो कुल मिला के कोर्ट को चाहिए एविडेंस, एविडेंस अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी सही या सर्कमस्टेंसेस सही, तो कुल मिला के तय तो मामला एविडेंस ही होना है। ये बात तो हमको क्लियर हो चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोर्ट ने जो है सुना एडवोकेट्स को, वी नोट दैट कोर्ट ने क्या नोट किया, द 2-3 जज बेंच ऑफ दिस कोर्ट कि जो कंसेंट जजमेंट पहले भी आए हैं इन द केस ऑफ बी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2014 SCC पेज 55, एंड पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2015 SCC पेज 152, आर इन कन्फ्लिक्ट विद अर्लियर 3 बेंच डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट, जो कन्फ्लिक्ट में थे जो कि ऑलरेडी जजमेंट रिकॉर्ड पर थे बाय 3 बेंच जजेस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। वो कौन सा था, M नरसिंहा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2001 SCC पेज 691, रिगार्डिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रूफ नेसेसरी टू सस्टेन द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 and 13(1)(d and 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वेयरइन द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज अनअवेलेबल। तो ये कोर्ट ने लिखा है कि जो जजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है उस जजमेंट में स्पष्ट है कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं भी है तब भी कन्विक्शन कर दो। तो उससे कन्फ्लिक्ट जजमेंट जो है निकल के आया बी जयराज और पी सत्यनारायण मूर्ति। तो परेशानी ये थी कि किसको हम रिलाई करें, किसको हम रिलाई नहीं करें। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट को देखना था। क्लियर है बात, ये कोई दिक्कत नहीं है। वी देयरफॉर कंसिडर्ड इट एप्रोप्रिएट, जिस कारण कोर्ट को ये उचित लगा टू रेफर द क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि जो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है टू बी डिसाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट बेंच, जिसको एप्रोप्रिएट बेंच से जो है डिसाइड किया जाए। द रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू प्लेस द पेपर बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस कारण रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया कि जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उसके सामने पेपर्स को रखा जाए ताकि वो अपना आदेश इस बारे में दे सकें कि इसको डिसाइड करना है या नहीं करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 4 पे, पैरा नंबर 2 पे। निकल लिया, चलें आगे, चलिए। दस द मूड क्वेश्चन दैट अराइजेस, तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था फॉर आंसरिंग द रेफरेंस इज इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट लेटिंग इन डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डिमांड, कि अगर परिवादी की डायरेक्ट साक्ष्य अवेलेबल नहीं है जो कंसर्न है डायरेक्ट एविडेंस से कंसर्निंग द ब्राइब ओइंग टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्लेनेंट, की कंप्लेनेंट जो है अवेलेबल नहीं हो पाया। कई बार ऐसा होता है कि विदेश चला गया, कोर्ट ने बुलाया, उसको तलब किया, वो हाजिर नहीं हुआ या उसकी मृत्यु हो गई, और ओइंग टू हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु हो गई, वो नहीं आ पाया, या कोई भी कारण रहा, जो भी रहा पर वो अवेलेबल नहीं हो पाया। वेदर द डिमांड फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन कुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द अदर एविडेंस, तो उसके बावजूद भी अगर अदर एविडेंस अगर रिकॉर्ड पे है तो क्या प्रोसिक्यूशन उससे केस साबित कर सकता है क्या? इतनी सी बात होगी ना। तो जिन लोगों के माइंड में था कि भाई परिवादी को मुश्किल कर लेंगे या उसकी मृत्यु का वेट करो या लंबा खींचो, तो अब कोई मतलब नहीं है जी उसमें। अब आपको वकील चाहिए मेरिट्स के जो कंटेस्टिंग वे में जाके जो है वर्कआउट कर सके। ठीक है जी। अब छोटी सी बात कोर्ट ने यहाँ तय करी है कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। दिस इज़ बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ डिमांड, अगर प्रूफ ऑफ डिमांड नहीं है तो जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 20 का वो भी ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो सेक्शन 20 का पिक्चर में आता है जब डिमांड प्रूव हो जाए। तो इनिशियल स्टेज पर हम सेक्शन 20 को तो पिक्चर में ले ही नहीं सकते। अगर डिमांड प्रूव होगा तो ही सेक्शन 20 का प्रिजम्पशन जो है पिक्चर में आएगा। दस प्रूफ ऑफ डिमांड इज साइन क्वा नॉन, तो कोर्ट ने क्या लिखा कि डिमांड का प्रूफ जो है वो साइन क्वा नॉन है, ये आवश्यक है फॉर एन ऑफेंस टू बी स्टेबलाइज अंडर सेक्शन 7 and 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि अगर आपको सेक्शन 7 या 13(1)(d प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऑफेंस को स्टेबलाइज करना है तो वहाँ पर डिमांड साइन क्वा नॉन, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आवश्यक है, नेसेसरी है। और कोर्ट ने क्या लिखा कि द प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ द ऑफेंस अंडर द टू सेक्शंस
कैन नॉट बी अ मेयर फॉर्मेलिटी, ये मेयर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? दस मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी अमाउंट allegedly by the way of illegal gratification or recovery thereof in absence of proof of demand would not be sufficient to bring the accused home under section 7 and 13(2) of the Prevention of Corruption Act। तो मोटी मोटी बात समझ में क्या आती है कि अगर आपसे रिकवरी भी है, मेयर एक्सेप्टेंस भी है, पर डिमांड नहीं है, तो किसी भी रूप में कोर्ट आपको सेक्शन 7 या 13(1)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोष सिद्ध नहीं कर सकता है। ये समस्या थी कोर्ट के सामने। Hence the pertinent question is as to how demand could be proved in absence of any direct evidence, कि अगर डिमांड नहीं भी है और उसकी डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी है तो क्या अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से केस को साबित किया जा सकता है क्या? ये मोटी मोटी बात है। लेट इन बाय द कंप्लेनेंट ओइंग टू द कंप्लेनेंट नॉट सपोर्टिंग द कंप्लेनेंट, कि वो परिवाद को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम कहते हैं टर्निंग होस्टाइल। जिसके लिए प्रोविजन क्या है? सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्रोसिक्यूशन को पूरा मौका मिलता है कि पहले तो झूठे केस बनाए, और अगर झूठे केस में परिवादी सही बात कह रहा है तो उसको होस्टाइल करके वापस ट्रैक पर लेकर आए, उसको डराए धमकाए। ठीक है? तो उसके बाद भी अगर सपोर्ट नहीं करता है वो, तो फिर क्या होगा? एंड द कंप्लेनेंट नॉट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, परिवादी नहीं है, उसकी डेथ हो गई, और एनी द रीजन कि वो बाहर चला गया, कुछ भी हो गया। In this regard, it is necessary to discuss the relevant section of evidence act before answering the question for reference। तो कोर्ट ने फिर यहाँ पर एविडेंस एक्ट पर जो है जोर दिया रेफरेंस को आंसर देने से पहले। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आ रही है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पैरामीटर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस केस के अंदर, जिसमें कोर्ट ने जो है कई फॉर्मेलिटीज़ को जो है अडॉप्ट किया। क्लियर है? चले आगे अपन, चलिए। द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले इट वुड बी यूजफुल टू रेफर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि इस कानून के जिसको बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में, उसके रिलेवेंट प्रोविजंस को भी हमें जानना होगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए। साथियों, कोर्ट ने जोर दिया सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)(d) और सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। ठीक है जी, चलते हैं अपन आगे। सेक्शन 7 जो है उसमें अमेंडमेंट हुए, तो प्रायर टू अमेंडमेंट क्या पोजीशन थी कोर्ट ने वो लिखी है, और अमेंडमेंट हुआ उसके बाद पोजीशन क्या थी उसको भी लिखा है। तो पहले अपन चल रहे हैं कि अमेंडमेंट से पहले स्थिति क्या थी। पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट, कि कोई ऑफिशियल एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव में रिन्यूमरेशन से अलग जाकर कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करना। क्लियर है? तो टाइटल से हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए, सुना जाए और समझा जाए। क्लियर हो गया? तो यार भाई अब एक फटाफट कॉपी ले आओ, यहाँ रोक लो भाई, इसको कॉफ़ी ले आओ फटाफट, एक पीते हैं कॉफ़ी यार, क्यों टेंशन लेते हो? ज़िंदगी में देखो जो होना है वो होगा, पर टेंशन लेते हुए मरोगे तो बड़ी चीज़ नहीं है। सब कुछ डिपेंड आपके कॉन्फिडेंस में है, आपके लक पर है और आपके वकील की मेहनत पर है। क्लियर है? अच्छी बहस करोगे, कंसेप्चुअल क्लियर रहोगे तो वहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आएगी, विश्वास रखो। सेक्शन क्या था साथियों पहले कि हूएवर, जो कोई, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक होते हुए, एक्सेप्ट और ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, चार बातें थी। फ्रॉम एनी पर्सन, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन, या किसी और के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन, ठीक है जी, अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन, कि जो लीगल रिन्यूमरेशन नहीं है उससे हटकर कोई ग्रेटिफिकेशन जो है प्राप्त किया गया एज अ मोटिव और एज अ रीअवार्ड, कि एज अ मोटिव भी है और एज अ रीअवार्ड भी है। फॉर डूइंग, किसी काम को करने के लिए, और फॉर बी टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट, किसी काम को ना करने के लिए जो कि ऑफिशियल एक्ट है, और फॉर शोइंग और फॉर बियरिंग टू शो, कि कोई फेवर शो करना, कोई फेवर शो ना करना, इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन, इसका कनेक्शन क्या है ऑफिशियल फंक्शन से। फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन, किसी को फेवर करना, किसी को डिसफेवर करना, कोई सर्विस रेंडर करना या अटेम्प्ट टू रेंडर करना, या किसी व्यक्ति को सर्विस ना देना और वो व्यक्ति कंसर्न्ड है विद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, या किसी पार्लियामेंट से, या किसी लेजिस्लेचर से, या किसी अथॉरिटी से या कॉरपोरेशन से जिसको गवर्नमेंट जो है गवर्न कर रही है, तो उस पर्सपेक्टिव में उस पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि रेफर्ड है एज पर सेक्शन 2C ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और वो व्यक्ति भले नेम्ड हो या नेम्ड नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके विरुद्ध अगर अपराध प्रमाणित है तो उसे कारावास से जो है दंडित किया जाएगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, जिसे 7 साल तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, और यहाँ पर फाइन भी जो है अवॉर्ड किया जाएगा, और ये प्रोविजन जो है वो इम्पेरेटिव है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण क्या थे पहले, एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट से क्या मतलब है
इफ़ अ पर्सन नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन द ग्रेटिफिकेशन बाय डिसीविंग अदर बाय कॉजिंग देम टू बिलीव दैट ही इज़ अबाउट टू बी इन ऑफिस। कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर ऑफिस में नहीं है और वो कहता है कि इस ऑफिस में मैं हूँ, और ये विश्वास दिलाते हुए उनसे पैसा लेता है, तो ये केस बनता है चीटिंग का, ये केस करप्शन का नहीं बनेगा। क्लियर है। दूसरी बात ग्रेटिफिकेशन है। जहाँ तक बात है ग्रेटिफिकेशन की, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। तो जहाँ तक बात है ग्रेटिफिकेशन की, तो जो पेक्यूनरी अमाउंट है या जो पेक्यूनरी बातें हैं उस तक ये सीमित नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ तक सीमित नहीं है जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको मजबूर कर दे आपका ऑफिशियल फंक्शन इम्प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करने के लिए, वो इनलीगल ग्रेटिफिकेशन है। क्लियर हो गया। कई बार अपने अखबार में पढ़ा होगा किसी पब्लिक सर्वेंट ने अस्पत मांग ली या कोई ऐसा काइंड मांग लिया जिसको हम मई में जो है एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर वो वैल्यूबल्स है, जिसके तहत वो अपने फंक्शंस को जो है गलत रूप से एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहाँ पर उस ग्रेटिफिकेशन को जो है इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है माना गया। तो मोटी मोटी बात क्या पढ़ने पड़ी हमारे कि पब्लिक सर्वेंट अगर है और एज अ मोटिव और एज अ री अवार्ड वो किसी इलीगल ग्रेटिफिकेशन को या तो वो ऑब्टेन करता है या एक्सेप्ट करता है, या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन है या अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट है। क्लियर है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर उसने किसी को फेवर किया है, डिसफेवर किया है, सर्विस रेंडर की है, रेंडर नहीं की है, किसी को कोई बेनिफिट पहुंचाया है जिसका कनेक्शन ऑफिशियल फंक्शन से है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जिम्मेदार होगा, पर ये एलिमेंट प्रूव हो जाने चाहिए। क्लियर बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लीगल रिन्यूमरेशन की। लीगल रिन्यूमरेशन नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रिन्यूमरेशन विच अ पब्लिक सर्वेंट कैन लॉफुली डिमांड। रिन्यूमरेशन से मतलब ये नहीं है कि जिसको वो लॉफुली डिमांड कर सकता है, उसका अभिप्राय उन सभी रिन्यूमरेशन से है जो कि परमिटेड है बाय द गवर्नमेंट और बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ने या संस्थान ने जो है परमिट की है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये टिकटें हैं, आप टिकटें जो है लो और उसको बेच के आओ और उससे पैसा लेकर आओ, तो ये रिन्यूमरेशन जो है परमिजेबल है। ठीक है जी। पर कई बार मैंने देखा है कि एंटी करप्शन मैटर में यदि हम कहते हैं कि हमने पैसे लिए हैं, तो वहाँ पर स्कोप जो है वो नैरो हो जाता है। तो कभी भी कोई चीज़ आपको एडमिट नहीं करनी है, आपको सिंपली डिनाई करनी है और सिंपली एक बात कहनी है कि आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग, इवन आई हैव नॉट डिमांडेड एनीथिंग। क्लियर है। तो जो परंपरा चली आ रही थी, जो कंसेप्चुअल चले आ रहे थे, उनको जो है हमको समझना है और उसके साथ जो है काम करना है। भाई छोटी छोटी बात यह है कि पहले गली थी 100 फीट की, अब गली हो गई 50 फीट की, तो निकलना उसी गलियों में से और कोई तकलीफ नहीं है हमारे को। तो गली तो आज भी है पर साइज़ छोटा हो गया थोड़ा सा। क्लियर है। चलिए फिर है मोटिव और री अवार्ड, जिससे अभिप्राय क्या है, अ पर्सन हु रिसीव ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव और री अवार्ड फॉर डूइंग व्हाट ही डज नॉट इंटेंड और इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू डू और हैज़ नॉट डन कम्स विद इन दिस एक्सप्रेशन। तो मोटिव से मतलब क्या है कि जिसको नहीं करना चाहिए था, जिसको करने के लिए बाध्य नहीं था, फिर भी वो कर रहा है उन पैसों के लिए जो कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, तो इस पर्सपेक्टिव में उस स्थिति को मोटिव और री अवार्ड कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी मांगने की इच्छा नहीं है और कंसर्न व्यक्ति जो है आपको ऑफर कर रहा है, आपको हैरेस कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है कि पैसे ले ले ले, बट इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका कोई मोटिव नहीं है। मोटिव कब आएगा कि जब आपके पार्ट में कोई मेंसरिया हो और आप इंटेंशनली चाहते हो कि पैसा आपको मिल जाए, पर जब तक वो स्थितियाँ नहीं है तब तक किसी भी रूप में यह नहीं कहा जाएगा कि यू आर डेलिब्रेट एंड यू इंटेंटेड टू हैव द मनी। क्लियर है बात ये। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेयर अ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स अ पर्सन erroneously to believe that his influence with the government has obtained a title for that person and thus induces that person to give the public servant money or other gratification. As a reward for this service, the public servant has committed an offense under this section. तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति भी है कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए या कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट से जो कनेक्ट है विश्वास दिला रहा है कि वो जो है कनेक्ट है और हर रूप में जो है आपका काम होना ही होना है, और ऐसा कहते हुए एज अ रीअवार्ड या एज अ मोटिव वो पैसा ले रहा है, तब भी वो इस सेक्शन में जो है कवर हो जाएगा। हालांकि अभी सेक्शन जो है अलग हो चुका है और सेक्शन 7A से जो है ये बात रिप्लेस हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पर या उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है जी, और ये विश्वास दिला कि मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, और पब्लिक सर्वेंट भी ऐसा एक्ट कर रहा है कि जिससे उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में इन्फ्लुएंस्ड है, तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 7 है जो एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर पब्लिक सर्वेंट इन्फ्लुएंस नहीं है या ऐसी कोई स्थिति फाइल पे नहीं है, देन ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजक्टर केस को जो है बुक नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, सिंपल हुआ ना, रिलैक्स हुआ ना यहाँ पर अपन, पक्की बात है। चलिए अब ऐसे ही कोर्ट ने जो है सेक्शन 13 को जो है डिस्कस कर रखा है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट।
अ पब्लिक सर्वेंट इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट। वो कैसे होगा कि यदि वो करप्ट और इलीगल मीन से ऑब्टेन करे फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए या किसी अदर व्यक्ति के लिए, एनी वैल्यूएबल थिंग, कोई वैल्यूएबल थिंग हो या कोई पेक्यूनरी एडवांटेज हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बाय अब्यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ, कि अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करते हुए वो स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एनी वैल्यूएबल थिंग या पेक्यूनरी एडवांटेज जो है ऑब्टेन करे। वाइल होल्डिंग ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की तरह ऑफिस होल्ड करते हुए कोई वैल्यूएबल थिंग या पेक्यूनरी एडवांटेज जो है ऑब्टेन करे विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट। तो मोटी मोटी बात है जी कि आपने बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कोई एडवांटेज या तो ऑब्टेन किया स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इनलीगल और करप्ट मीन्स के तहत, तो आप 13(1)(d) में जो है जिम्मेदार हो गए। क्लियर है बात ये। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन नोन सोर्स ऑफ इनकम, ये 13(1)(e) वाली बातें यहाँ पर अपने को डिस्कस नहीं करनी है, पर अपन कन्फाइंड है सिर्फ 13(1)(d) तक। ठीक है जी। तो एक बात हमें और भी समझ में आती है कि सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, 13(1)(a), (b), (c), 13(1)(e), ये तो इस पर्सपेक्टिव से वैसे ही बाहर हो गए, तो ये रूलिंग वैसे लागू नहीं हुई इन पे। तो इनको तो बिल्कुल नहीं घबराना है। जो 13(1)(e), 13(1)(c), 13(1)(a), 13(1)(b), सेक्शन 8, 9, 10, 11 या धारा 15 के जो है शिकार हो चुके हैं। क्लियर है। और जो धारा 7 और 13(1)(d) के उनको भी नहीं घबराना है। मैंने क्या बोला कि रोड तो अभी भी है, गली अभी भी है, पहले 100 फीट की थी, अब हो गई 50 फीट की, पर गली तो है ना, गली ख़त्म तो नहीं हुई ना। ये तो नहीं मानेंगे बिल्कुल हम तो रोड पर ही आ गए, ख़त्म हो गया मामला अब तो। क्लियर है। चलो आगे चलो। अब सेक्शन 20 निकालो फटाफट, उसको पढ़ो। सेक्शन 20 में क्या एक प्रिजम्पशन है भाई, और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जब तक डिमांड प्रूव नहीं होगा तो प्रिजम्पशन भी जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये मुसीबत थी बहुत बड़ी प्रोसिक्यूशन के लिए। और सेक्शन 20 क्या बोलता है कि वेयर इन अ ट्रायल फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 11 और क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन 13 इट इज़ प्रूव्ड दैट। अब एक बात छोटी समझ लो कि 13(1)(d) तो पिक्चर से बाहर है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की है, प्रिजम्पशन की थ्योरी है। मोटा मोटा क्या है, धारा 7 पे अपन को देखना है। क्लियर है। इट इज़ प्रूव्ड दैट एन अक्यूज पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड, कि अक्यूज पर्सन ने एक्सेप्ट किया है या ऑब्टेन किया है या हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट, हैज़ अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ, या उसने कोई ऑब्टेन किया है या एक्सेप्ट किया है या अटेम्प्ट किया फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूबलेशन, कोई भी ग्रेटिफिकेशन है जो कि लीगल रिन्यूबलेशन से अलग चीज़ है और कोई वैल्यूएबल थिंग है। इट इज़ प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव, ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कॉन्ट्री प्रूव ना हो जाए दैट ही एक्सेप्टेड और ऑब्टेन और एग्रीड टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन दैट ग्रेटिफिकेशन, कि अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर पाता है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, तो कॉन्ट्री उसको प्रूव करना है, और जब तक कॉन्ट्री प्रूव नहीं करेगा तो ये प्रिज्यूम है कि उसने लिया ही लिया है। ठीक है जी। एज द केस में बी एज अ मोटिव और रिवॉर्ड सच एज मैंशनड इन सेक्शन 7, एज द केस में बी विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडुकेट, जिसके पर्सपेक्टिव में धारा 7 में स्थितियाँ हैं, भले ही उसका पारितोष या कंसिडरेशन सफिशिएंट है या इनएडुकेट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चले आगे चलिए। अब क्लॉज नंबर 2 पे आ जाएं। वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 12 और सेक्शन 14 सब क्लॉज बी, इट इज़ प्रूव दैट एनी ग्रेटिफिकेशन और वैल्यूएबल थिंग्स हैज़ बिन गिवन और ऑफर्ड टू बी गिवन और अटेम्प्ट टू बी गिवन बाय एन अक्यूज पर्सन, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव that he gave or offered to give or attempt to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as motive or reward, such as mentioned in section 7, as the case may be, with consideration which may be adequate or inadequate। तो मोटी मोटी बात है कि जहाँ तक बात धारा 12 की भी है और धारा 14 सब क्लॉज बी की भी है, पर जब बात आती है इलीगल ग्रेटिफिकेशन की तो उसका कनेक्शन हमेशा ही सेक्शन 7 के साथ में लिया जाएगा। और अगर ये स्थितियाँ जो धारा 7 में बताई गई है प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता है, तब तक कोई प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा। क्लियर हो गया अब तो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कोई बात होते हुए भी द कोर्ट में डिक्लाइन टू ड्रॉ प्रिजम्पशन, और कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ करने से मना भी कर सकता है। इफ ग्रेटिफिकेशन और अदर थिंग्स अफॉरसेट इज इन द ओपिनियन सो ट्राइवल दैट नो इन्फ्रेंस ऑफ करप्शन कुड बी फेल ड्रॉन, कि अगर जो एविडेंस फाइल पर है उससे हम करप्शन को कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर प्रिजम्पशन भी ड्रॉ नहीं होगा। तो मोटी मोटी बात क्या पहले पड़ी कि प्रिजम्पशन जो है वो आवश्यक नहीं है, डिपेंड है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। तो आप मोटी मोटी बात समझो कि आपको जब बहस करनी है, जेरा करनी है, तो आप रिपोर्ट,
FIR जो एविडेंसेस है उस पर खुल के जीरा करा करो, टेक्निकल जीरा करा करो, ताकि जब कोई एविडेंस ही फाइल पर ना होगा या एविडेंस को आप डैमेज कर चुके हो तो वहाँ पर कोर्ट बाउंड नहीं है इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए, और कोर्ट ने अगर इन्फ्रेंस ड्रॉ करने से मना कर दिया तो वैसे आप बाहर निकल गए। क्लियर हो गया अब तो? चलें आगे, चलिए। तो कोर्ट ने क्या लिखा, द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 7 कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। वो तो मोटी मोटी बात है, क्लियर है। दूसरी बात कही, ही शुड एक्सेप्ट और ऑब्टेन और एग्री टू ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन, कि वो किसी व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है ना, एनी ग्रेटिफिकेशन जो कि लीगल रिम्यूनरेशन से हटके है, कोई ऐसा ग्रेटिफिकेशन या पारितोष जो कि लीगल रिम्यूनरेशन से अलग है, एज अ मोटिव या ऐसा रीअवार्ड लेता है ताकि अपने ऑफिशियल एक्ट को वो डिस्चार्ज कर सके किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में, तो वहाँ पर वो जिम्मेदार होगा। और यही बात जो है धारा 13(1)(d के लिए कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट बाय इनलीगल और बाय करप्ट मीन्स ही ऑप्टेन फॉर हिमसेल्फ, कि उसने इनलीगल या करप्ट मीन्स से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई वैल्यूएबल थिंग या पेक्यूनियरी एडवांटेज को जो है ऑप्टेन किया है या अपनी ऑफिशियल पोजीशन को जो है मिसयूज़ किया है, तभी वो जो है जिम्मेदार होगा। तो बेसिक बात क्या है, टू मेक आउट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 13(1)(d देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट द वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनियरी एडवांटेज शुड हैव बीन रिसीव्ड, कि अगर रिसीव नहीं भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी यहाँ पर मांग दिखाई देनी चाहिए। क्लियर है अब तो बात ये। तो कुल मिला के सुई वही घूम रही है कि कम से कम डिमांड तो होना ही चाहिए, कम से कम ये स्थितियाँ फाइल पर होनी चाहिए कि उसने इलीगल और करप्ट मीन्स को जो है यूज़ किया है, भले ही उसका आउटकम जो है उसको फिजिकल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो बात की बात है। क्लियर हो गया अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो लॉ पहले के चले आ रहे हैं उस पर ही कोड आगे बढ़ेगा, और कोई विशेष चीज़ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मियर एक्सेप्टेंस इज़ नॉट एन ऑफेंस, मियर रिकवरी इज़ नॉट एन ऑफेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डिमांड को जो है वो साबित करना पड़ेगा, तभी जो है प्रोसिक्यूशन आगे चल पाएगा, जो ओल्ड थ्योरीज है। अब उसके बाद डिफरेंट जजमेंट्स को जो है यहाँ पर अवॉर्ड किया गया, ये अपन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो मैं एंड कर रहा हूँ पेज नंबर 9 के ऊपर, ठीक है जी। अब पैरा नंबर 6 जो है ये मैं डिस्कस करूँगा पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो ये पार्ट जो है आपके पास में आ जाएगा नेक्स्ट डे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चाय पीते रहो, कॉफ़ी पियो भाई, पर टेंशन मुक्त रहो। ज़िंदगी छोटी है और हमें डरना नहीं है, केवल सामना करना आना चाहिए। तो जो अध्याय अपने अभी पढ़ा और पेज नंबर 9 तक पढ़ा, वहाँ तक पढ़ के कैसा लगा आपको? बिल्कुल ईजी लगा ना, कि कोई डर वाली बात ही नहीं है जी। तो जितना डरोगे उतना डराया जाएगा आपको उतना ही शोषण किया जाएगा, और जितना मस्ती में रहोगे उतना ईजी खेल पाओगे। बट आखिरी बात वही है कि थ्योरीज़ को समझ लोगे, कंसेप्ट को समझ लोगे, तो केस लड़ने में जो है आपको ईजी रहेगा। तो अभी मैं जय हिंद जय भारत नहीं बोलूँगा जब तक कि पूरा पार्ट जो है कंक्लूड ना हो जाए। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आपको 2 होमवर्क करने हैं। रूलिंग को जो है आप लेकर रखें, नंबर 2 उसको पूरा पढ़ लें, नंबर 3 जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पेज वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई तकलीफ आपको ना आए। और कोई सुझाव अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि एंड में मैं एक सेमिनार ज़रूर करूँगा और उस सेमिनार में जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं जो है क्लियर करूँगा। ठीक है जी। तो साथियों मिलते हैं जल्दी पार्ट नंबर 2 के ऊपर।